जोहार दोस्तों। सन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कम ही होती है कि झारखंड के खरसावां इलाके में देश की आज़ादी के सिर्फ 4.5 महीने के बाद ही जालियांवाला बाग से मिलती जुलती एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में आदिवासियों को मार दिया था। और कुछ सोर्सेज के अनुसार मारे गए आदिवासियों की संख्या 2000 तक रही थी। सबसे बुरी बात यह कि इस अपराध के दोषियों को ना तो सज़ा मिली और ना ही पीड़ितों को इंसाफ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी घटना की चर्चा करने वाले हैं। खरसावां गोलीकांड की यह घटना 1 जनवरी 1948 ईस्वी की है और इसे समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, उस समय जब देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत भारतीय महाद्वीप का प्रशासन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। लगभग 2/3 हिस्सा ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था, जो कि कई प्रांतों में बटा था, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि। और इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन चलाते थे, जबकि लगभग 1/3 भूमि जो थी वो छोटे बड़े देशी रियासतों में बटी थी। ये देशी रियासतें 550 से भी ज़्यादा थी और यहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था। इन क्षेत्रों में ब्रिटिशों का शासन अप्रत्यक्ष रूप से चलता था। जब देश की आज़ादी का समय नज़दीक आया तो अंग्रेजों ने इन देशी रियासतों के राजा महाराजाओं के पास यह विकल्प छोड़ दिया कि वे या तो भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में, या फिर चाहे तो स्वतंत्र रहे। लेकिन भारत की अंतरिम सरकार जो कि 1946 में बनी थी, वह यह नहीं चाहती थी कि इन देशी रियासतों के पास स्वतंत्र रहने का विकल्प हो, क्योंकि ऐसा होने से देश की अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाती। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से सरदार पटेल ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया कि वे इन देशी रियासतों का विलय भारत में कराएंगे, और सरदार पटेल के सेक्रेटरी के रूप में वीपी मेनन नियुक्त हुए। वर्तमान के झारखंड के क्षेत्र से उस समय 2 देशी रियासतें थीं, सरायकेला और खरसावां। भारत सरकार की तरफ से यह तय किया गया कि इन दोनों देशी रियासतों को उड़ीसा के साथ मिला दिया जाएगा। हालांकि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो ये दोनों इलाके बिहार राज्य की सीमा के साथ घिरे हुए थे और इसीलिए इन्हें बिहार में शामिल होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार का यह मानना था कि चूंकि इन रियासतों में उड़िया भाषा बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, इसीलिए इन्हें उड़ीसा के साथ मिलाना ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने की बात है कि उस समय इन दोनों देशी रियासतों में बड़ी संख्या में आदिवासी भी रहते थे। उसके अलावा कई गैर आदिवासी समूह के लोग भी रहते थे जो कि उड़िया भाषा नहीं बोलते थे और वे इस विलय का विरोध कर रहे थे। हम यह भी देखते हैं कि उस समय झारखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे राजनीतिक दल और उनके नेता भी इस विलय का विरोध कर रहे थे। मुख्य रूप से आदिवासियों के बड़े नेता जयपाल सिंह मुंडा का यह भी मानना था कि यदि सरायकेला और खरसावां जैसे आदिवासी बहुल इलाकों को उड़ीसा में शामिल होने दिया जाए तो भविष्य में यदि बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण होता है तो सरायकेला और खरसावां झारखंड के पास नहीं आ सकेंगे, जबकि यदि सरायकेला और खरसावां अभी बिहार में शामिल होते हैं तो भविष्य में झारखंड के निर्माण के समय ये झारखंड के पास आ जाएंगे। हालांकि तब भी भारत सरकार ने इन दोनों देशी रियासतों के राजाओं के साथ समझौता करके इन रियासतों के उड़ीसा में विलय की मंजूरी दे दी और सत्ता के हस्तांतरण की तिथि 1 जनवरी 1948 तय की गई। तब जयपाल सिंह मुंडा ने लोगों से यह कहा कि वे सत्ता हस्तांतरण की तिथि यानी 1 जनवरी 1948 को बड़ी संख्या में खरसावां पहुंचे और विलय का विरोध करें। जयपाल सिंह मुंडा के कहने पर 50,000 से भी ज़्यादा आदिवासी 1 जनवरी 1948 को खरसावां हाट में इकट्ठा हुए और विलय का विरोध करने लगे।
उड़ीसा की सरकार पूरी तरह चौकन्ना थी और उसने इस पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग जयपाल सिंह मुंडा का इंतजार कर रहे थे और उन्हें सुनने को बेसब्र हो रहे थे, लेकिन किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा इस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए। तब भीड़ के बीच में से ही कुछ नेता लोग सामने आए और वे खरसावा राजा के राजमहल जाकर वहां पर अपनी मांगों को रखे। हालांकि खरसावा के राजा ने यह कहा कि वे मजबूर हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वीपी मेनन ने अपनी इस किताब में लिखा है कि विलय का समझौता कराते वक्त खरसावा के राजा ने उन्हें यहाँ के लोगों की मांग के बारे में बताया था, लेकिन तब वीपी मेनन ने यह कहा था कि एक बार विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जनमत संग्रह के द्वारा यह फैसला कर दिया जाएगा कि ये दोनों इलाके या तो उड़ीसा में ही रहें या फिर इन्हें बिहार में शामिल किया जाए। और इसीलिए खरसावा राजा की मजबूरी का पता चलने के पश्चात ये आदिवासी नेता राजमहल से वापस लौट गए और भीड़ तक जाकर अपनी बातों को रखा। परंतु उनकी बातों को सुनने के पश्चात भीड़ में कई सारे लोग गुस्से से भर भी उठे और साथ ही जयपाल सिंह मुंडा के नहीं आने के कारण उनका धैर्य भी जवाब दे रहा था। भीड़ आगे बढ़ना चाहती थी परंतु पुलिस उन्हें रोक रही थी और अचानक से इसी समय पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में मशीन गन का भी सहारा लिया गया था और इसीलिए कैजुअलिटी या जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हुई। इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया है कि इस गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे। घटना के तुरंत बाद उड़ीसा सरकार की ओर से यह कहा गया कि इस गोलीकांड में 35 आदिवासी मारे गए थे। घटना के 2 दिन के बाद यानी 3 जनवरी 1948 को एक अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें भी 35 आदिवासियों के मारे जाने का जिक्र किया गया था। वही अगर हम दूसरी ओर देखें तो पूर्व सांसद और महाराजा पी.के. देव की किताब में यह लिखा गया है कि इस गोलीकांड में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। आदिवासी नेता भी शुरू से यही कहते रहे थे कि इस गोलीकांड में 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। प्रख्यात पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने अपनी पुस्तक में इस घटना का जिक्र किया है और उन्होंने वैसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो इस घटना को अपनी आंखों से देखे थे। इन लोगों ने यह कहा है कि फायरिंग रुकने के पश्चात पुलिस लाशों को उठाकर ले जा रही थी और शायद कई लाशों को जला भी दिया गया ताकि मृतकों की सही संख्या का पता ना चल सके। खरसावा गोलीकांड देश की आज़ादी के पश्चात पहला बड़ा गोलीकांड था और इसकी पूरे देश भर में कड़ी आलोचना हुई। साथ ही बिहारी नेताओं ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साथ ही वे यह भी चाह रहे थे कि सरायकेला और खरसावा के इलाके बिहार में ही रहे और इन्हीं सभी कारणों की वजह से भारत सरकार ने अंततः यह निर्णय लिया कि सरायकेला और खरसावा के इलाके को उड़ीसा में नहीं मिलाया जाएगा और बाद में आगे जाकर इन्हें बिहार में ही शामिल कर दिया गया। और साथ ही खरसावा गोलीकांड की जांच के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई परंतु उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और ना ही कभी इस गोलीकांड के पीड़ितों को न्याय मिल पाया। खरसावा में जिस जगह पर यह गोलीकांड हुआ था उस जगह को वर्तमान में शहीद स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यह शहीद स्थल झारखंड का राजनीतिक तीर्थ माना जाता है और हर साल 1 जनवरी को यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिसमें झारखंड के सभी प्रमुख राजनीतिक दल एवं आदिवासी संगठन शामिल होते हैं। जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर यह घोषणा की थी कि इस गोलीकांड में जो लोग शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को ढूंढ कर सरकार द्वारा नौकरी या पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा चक्रधरपुर से झामुमो के विधायक सुखराम उरांव भी हेमंत सोरेन जी से मिले हैं और उनसे यह कहा है कि खरसावा गोलीकांड जैसे विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई जाएं ताकि यहाँ के लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार। साथियों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।